नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बात करेंगे पूरी तैयारी और अब मतदान की बारी। जी हां, राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ उपचुनाव में प्रचार का शोर अब थम चुका है। मतदान को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। 12 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 2,11,516 मतदाता 10 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। 16 अप्रैल को मतगणना होगी। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1,05,250 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,06,266 पुरुष मतदाता हैं। कुल मतदाता 2,11,516 हैं। मतदाताओं की सहायता के लिए हर मतदान केंद्र में बीएलओ सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए पानी और छांव की पर्याप्त व्यवस्था की गई। चुनावी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए केंद्रीय पुलिस बल की 22 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें भाजपा से कोमल जंघेल और जोगी कांग्रेस से नरेंद्र सोनी, वहीं कांग्रेस से यशोदा वर्मा चुनावी मैदान में हैं। विधानसभा के उप निर्वाचन के लिए आज सभी मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। कुल मतदान केंद्र 291 है और इसके लिए आज सवेरे से ही यहाँ पर सभी मतदान दलों को बुलाया गया है। उनको एक प्रशिक्षण भी दिया गया है यहाँ पर, यदि किसी को दिक्कत है तो। और उसके बाद अब सभी दल सामग्री ले चुके हैं और ये सभी दल रवाना हो रहे हैं। जो 291 मतदान केंद्र हैं उसमें से 150 मतदान केंद्रों में हम लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था किए हैं। इसके साथ साथ 50 से अधिक मतदान केंद्रों में केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त रहेंगे और शेष में हम स्टिल कैमरा लगा रहे हैं, ताकि हम मतदान के दौरान कोई भी ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर सतत निगरानी रख सके। इसके साथ साथ जो विधानसभा क्षेत्र है उसको चारों तरफ से हमने, जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं, एसएसटी है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के लोग हैं, उनके माध्यम से सभी जो बाहर से जोड़ने वाले रास्ते हैं उन पर तैनाती की है। हम राउंड द क्लॉक 24 घंटे सतत निगरानी रख रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के खिलाफ सामग्री यदि वो आ रही है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर और पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? देखिए, कल खैरागढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान होना है और इसके लिए पूरी तरीके से जो है निर्वाचन आयोग, पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर चुस्त और दुरुस्त है। तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है। मतदान दलों को जो है वो बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। अगर हम देखें तो लगभग 34 नक्सल प्रभावित यानी संवेदनशील मतदान केंद्र है, 18 संवेदनशील मतदान केंद्र है। इसी के साथ 25 कंपनियों की लगभग 22 कंपनियों के 2500 जवानों की तैनाती इस पूरे चुनाव के लिए की गई है। तमाम चेक पोस्ट में चेक किए जा रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच कल का मतदान जो है वो कराया जाएगा। लगभग 291 बूथों पर मतदान यहाँ पर होगा। 2,11,000 से अधिक मतदाता कल अपने मतों का प्रयोग करेंगे। पूरी सुरक्षा जो है, कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुकांत मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई लेके अब तक ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए। सुकांत, किस तरह से तैयारियां यहाँ पर है? पुलिस किस तरह से मुस्तैद है? किस तरह से चेकिंग की जा रही है और निर्वाचन आयोग की क्या तैयारियां हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि राजनांदगांव जिले में जो है खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर जो है जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कल जो है 12 अप्रैल को जो है मतदान होने हैं, उसको लेकर जो है पोलिंग बूथ के लिए जो है मतदान दल भी रवाना कर दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ 291 जो पोलिंग बूथ हैं उनमें जो है मतदान दल रवाना हो गए। वहीं भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में, जिसमें कोमल जंघेल और जो है भाजपा के प्रत्याशी और यशोदा वर्मा जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, ये दोनों के बीच जो है पूरा टक्कर रहेगा। तो पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई और यहाँ अगर टक्कर की बात करें तो सीधा कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ सीधा मुकाबला साफ नजर आ रहा है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता अमित चिमनानी भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अमित श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दोनों आपका बहुत स्वागत IND24 पर जुड़ने के लिए।
अमित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है, पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद है और आपने तो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में उतरे। लगभग 70 में से 50 विधायक चुनावी क्षेत्रों में प्रचार करते नजर आए, सरकार की योजनाओं की जानकारी देते नजर आए। क्या कुछ तैयारियां आपने की है? क्या लगता है आपको? अमित श्रीवास्तव जी, सुन पा रहे हैं आप? पा रहा हूँ। देखिए, प्रशासन ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है और 291 बूथ जो वहां पर हैं खैरागढ़ में, और जिस प्रकार से आपने मैं आपको बता दूं कि 1164 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी भी उसमें लगाई गई है, और जिस प्रकार से खैरागढ़ में 2,11,516 मतदाता हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस रण को लड़ रहा था। एक एक मुद्दों के साथ जो हमने पिछले 3 सालों से हमारी सरकार ने जो काम किया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि खैरागढ़ की जनता 2 इतिहास बनाने जा रही है। कल जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी तो वो पूर्ववर्ती सरकार के 15 साल के काले कारनामों को भी उन्हें वो सारी चीजें स्मरण में है कि उसने कुछ नहीं किया था, और जिस प्रकार से गंडई को तहसील बनाने का वादा उन्होंने किया था, तहसील भी नहीं बनाई, वादे भी झूठे किए। गंडई को तहसील भी हम बनाए, और 16 तारीख के बाद देखिए 17 के ये जिला बनने भी जा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने कहा कि एक रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। 71वां विधायक हमारा खैरागढ़ के रूप में जो विधायक बनने हमारी यशोदा जो बहन है वो बनने जा रही है, और खैरागढ़ की जनता को आपके माध्यम से मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि वो विकास के साथ जो छत्तीसगढ़ में विकास की एक अविरल धारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बह रही है, उसके साथ जनता जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। अमित जी, जिस तरीके से आपने भी लोधी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, लोधी वर्ग को साधने की आपने कोशिश की है, आप पर आरोप लग रहे हैं कि 15 साल के शासनकाल में आपने कुछ नहीं किया, ना तो लोधी समाज के लिए, ना सतनामी समाज के लिए, ना अन्य वर्गों के लिए, यहां तक कि जो आपने तहसील बनाने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 36 बड़े कामों की सूची जारी की है, जिसमें खैरागढ़ को नगर पालिका का दर्जा भाजपा ने दिया, छुई खदान में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की, ITI छुई खदान में बनाया, व्यवहार न्यायालय की शुरुआत की, साथ ही खैरागढ़ की जो संस्कृति है वो विश्व में पहुंचे, उसका आदर सम्मान बढ़े, इसके लिए हम महोत्सव करते थे, जिसको इन्होंने आते ही बंद कर दिया। गंडई में रजिस्ट्री कार्यालय हमने बनाया, SDOP कार्यालय हमने बनाया, सालेवारा में महाविद्यालय, सालेवारा में उप तहसील हमने बनाई, PG कॉलेज की शुरुआत की, खैरागढ़ में हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम किया, बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए, प्राइमरी स्कूल बनाए, हायर स्कूल बनाए, हायर सेकेंडरी बनाए, बहुत सारी चीजें हमने की। बड़ा समय चला जाएगा इन बातों का जिक्र करते। हम तो 36 बड़े काम गिना रहे हैं जो हमने किए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? सौदेबाजी। एक पार्टी जो सरकार में है वो ये कह रही है कि हमें जिताओ तो हम जिला बनाएंगे, हमें जिताओ तो हम तहसील बनाएंगे। ये तो कभी विश्व की किसी पार्टी ने पाप नहीं किया, जनता के साथ भेदभाव करने का, उन्हें ब्लैकमेल करने का। अमित श्रीवास्तव जी बताएं, चुनाव में हार जीत होती रहती है, अगर कांग्रेस हार गई तो क्या खैरागढ़ को जिला नहीं बनाया जाएगा क्या? क्योंकि सरकार तो उन्हीं की रहेगी। इस प्रश्न का जवाब जनता जानना चाहती है, और अगर ये ऐसा करने वाले हैं तो इनसे गंदी सरकार फिर किसी की नहीं है, जो भेदभाव करती है। जहां कांग्रेस पार्टी का विधायक होगा वहीं विकास होगा, जहां नहीं होगा वहां नहीं होगा। बिल्कुल, जरा पूछिए श्रीवास्तव जी। अमित जी, जवाब दीजिए आप। अगर आपका प्रत्याशी हार जाता है, बीजेपी प्रत्याशी यहां से अगर जीत जाता है, और जो जिला बनाने की आप बात कर रहे हैं वो बरकरार रखेंगे क्या? जिला बनाएंगे क्योंकि सरकार आपकी। जी देखिए, मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि हम आ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। बहुत ही सम्मानित मैं उसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने अगर प्रश्न किया है तो मुझे उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था छत्तीसगढ़ में आके कि आप 11 की 11 सीट दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ बनाऊंगा। तो क्या वो सौदेबाजी थी? क्या वो जनता से सौदेबाजी कर रहे थे भाजपा के लोग? नहीं, अभी क्या स्थिति रहेगी? अभी मैं कह रहा हूं, देखिए, निश्चित तौर पे पहली बात तो नेगेटिव हम सोचते नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें असीम प्यार और आशीर्वाद देके विधानसभा जिताया, उसके बाद 3 उपचुनाव जिताए, नगरीय निकाय चुनाव जिताया, पंचायत चुनाव जिताया,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ये कह रही है भूपेश है तो भरोसा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा कांग्रेस का वहां पर विधायक भी बनने जा रहा है और खैरागढ़ जिला भी बनना जा रहा है। उसमें कोई किंतु परंतु और कोई संचय नहीं है। बिल्कुल। चलिए, राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। राम अवतार जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। हाँ, बोलिए सर, बोलिए, आपका भी स्वागत। बिल्कुल। खैरागढ़ उपचुनाव में सियासी बिसात की रेड कॉर्पेट पर अब शहमात का खेल चल रहा है, और सोशल इंजीनियरिंग क्या कहती है, क्योंकि आपकी जिस तरीके से विश्लेषण रिपोर्ट है उसमें भी कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई, तो क्या लगता है आपको किस तरह के जातिगत समीकरण रहेंगे इस सीट पर? चुनाव में जाति समीकरण का वहां पर उभार पिछले 3-4 चुनाव से हुआ है जी। पहले वहां पर इस तरह का जाति समीकरण नहीं देखा जाता था, और राज परिवार का वहां पर वर्चस्व था। कांग्रेस वहां पर लगातार जीतती रही है, मगर उसके तोड़ भाजपा ने निकाला कि वहां पर जाति समीकरण में लोधी समाज है, तो वहां के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को उनकी जगाने और उनके बीच सक्रिय युवा नेताओं को टिकट देकर वहां पर एक जाति समीकरण का खेल पिछले 4-5 चुनाव से शुरू हुआ है। अन्यथा वो खैरागढ़ राज परिवार जो है का एक तरह से वर्चस्व रहा है, उनका प्रभाव उस इलाके में ज्यादा रहा है, और कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। उस सीट को अपने कब्जे में लाने के लिए धीरे धीरे भाजपा ने ये कोशिश की अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, और भाजपा का जनाधार इस रणनीति से बढ़ा भी और उसको सफलता भी मिली। लगभग हर चुनाव में उसको सफलता मिलती जा रही थी। पिछले चुनाव में भी बहुत कम वोटों से वो हारी थी। तो इसीलिए अब वहां पर एक जाति समीकरण का जो उलझन ताना बाना बना हुआ है, अगर छत्तीसगढ़ में जातिवाद ज्यादा चलता नहीं है, पर यहाँ पर इस तरह की कोशिश की गई है और उस कोशिश में सफलता मिली है, इसलिए दोनों राजनीतिक दलों को लोधी समाज के प्रत्याशी चुनाव लड़ाना पड़ा है। बिल्कुल। इसके अलावा वहाँ पर आदिवासी समाज है, साहू समाज है, और युवा वर्ग की एक बड़ी टीम है। जो अलग अलग समीकरण है, वहाँ शहरों की समस्या अलग है, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं और स्थितियां अलग अलग है, छुई खदान और गंडई इलाके में अलग राजनीतिक स्थितियां हैं। वहां पर भाजपा से एक दिग्गज नेता को कांग्रेस में लाया गया, हेमंत शर्मा को। तो हर राजनीतिक दल अपने अपने अनुसार से पैतरे खेल रही है। इस बार कांग्रेस ने वहां पर बहुप्रतीक्षित मांग जो है वो जिला बनाने का रहा है। तो जिला बनाने की मांग करना और तहसील और अनुभाग विभाग की घोषणा करना, तो कई घोषणाएं करके सत्तारूढ़ पार्टी का होने का फायदा कांग्रेस लेने का प्रयास की है, और लोक लुभाव ने घोषणा कर जो एक उसकी तीसरी नंबर की सीट थी, जो सीट उसके हाथ से जा रही थी, जो जिस सीटों में उसका आधार कमजोर था, उस सीट को कब्जाने के लिए, उस सीट में अपना बहुमत हासिल करने के लिए इस बार अनेक ऐसी घोषणाएं की है। इस घोषणाएं से कांग्रेस को लगने लगा है कि हमको फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूरी अपने विधायकों को और अपने कांग्रेस के जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है उनको लगाकर एक तरह वातावरण बनाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ भाजपा जिसका आधार वहां पर बना हुआ है, उसने भी इस बार पहली बार पूरी ताकत यहाँ से लेकर दिल्ली तक के नेताओं से सहयोग और परस्पर समन्वय के बीच वहाँ लड़ने की स्थितियां में दिखी है। भाजपा ने भी अच्छी लड़ाई मोर्चेबंदी की, लड़ाई लड़ी, और सारे भाजपा के नेता वहाँ सक्रिय रहे और बूथ लेवल तक उन्होंने काम किया है। बिल्कुल। अब ये जनता को तय करना है कि जनता क्या चाहती है, जनता का पसंद क्या है। चलिए राम अवतार तिवारी जी, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। अलग राय के अमित, बाद अपना निष्कर्ष क्या निकलती है, बिल्कुल क्या होता है, ये पता चलेगा। बिल्कुल।
रामावतार तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। अमित श्रीवास्तव जी, सवाल सीधा आपसे। तकरीबन 3.5 साल होने को है आपकी सरकार को। जो घोषणा पत्र में आपने वादे किए हैं, दावे कर रहे हैं, वो 3 सालों में क्यों नहीं कर पाए हैं आप? जिला बनाने की आप बात कर रहे हैं, 3 सालों में आप क्यों नहीं बना पाए? और जो अन्य घोषणाएं आप कर रहे हैं, बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है कि 3 सालों में आपने खैरागढ़ के लिए क्या किया, बताएं आप। देखिए, निश्चित तौर पे हमने जनता से पूछ के जो संकल्प लिए थे, 36 संकल्प थे, और जो भी हमने संकल्प लिया था, हमने उसका कोई विकल्प नहीं ढूंढा। चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो, चाहे उनकी जमीन वापस करने का मुद्दा हो, चाहे उनका जो तेंदुपत्ता मानदेय 2500 से 4000 करने का हो, चाहे घर घर रोजगार, हर घर रोजगार योजना हो। लगातार हमने एक के बाद एक वादे हमने पूरे किए हैं। और आपने कहा जिला, हमने 4 जिले बनाए साहब, और जिस प्रकार से जनता की मांग आ रही थी, खैरागढ़ को जिला बनाना है, हम तो जनता के लिए ही बैठे हैं। जनता का असीम प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। और लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि खैरागढ़ की जनता की डिमांड आ रही थी, लेकिन 15 साल अगर किसी की कर्मभूमि रहती है, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता है, अगर हमारा और आपका सबका एक क्षेत्र होता है जिसमें हमें विशेष स्नेह होता है, तो आप जहां पर आप पले बड़े हैं, वहां पर अगर आप 15 साल वहां पर आपको अगर उस जनता ने जिताया, असीम प्यार देके आपको मुख्यमंत्री बनाया, और अगर आपने उसको जिला नहीं बनाया, तो ये दर्शाता है कि आपकी सोच, आपकी उस जगह को लेके आपके मन में क्या थी। और रही बात हमारी, तो हमारे देवव्रत दादा जो पूर्ववर्ती में भी अगर आप देखेंगे, वो कांग्रेस की सीट रही है। वहां पर देवव्रत दादा भी 3 बार जीते, 1 बार सांसद रहे, उनको हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। और लगातार जिस प्रकार से अंतिम समय में भी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से वो हमारी सरकार की तारीफ करते थे, गाए बगाए, लगातार हमारी सरकार बेहतरीन काम कर रही है। और जनता जनार्दन होती है साहब, कल मतदान का प्रयोग करेगी, और 16 तारीख के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जितना ये बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री जो जिस प्रकार के वहां पर जाके वक्तव्य दे रहे हैं, जहरीली भाषा और अभद्र बोली का जो प्रयोग कर रहे हैं साहब, सारे सवालों का जवाब छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ जो वहां की खैरागढ़ की जनता है वो देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। आप पर आरोप लग रहा है कि प्रदेश में धर्मांतरण की राजनीति शुरू हो गई है, इसके अलावा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। देखिए, अगर आप पूछेंगे किसी बीजेपी के नेताओं से, महंगाई पे वो चर्चा नहीं करेगा। अगर आप पूछेंगे रोजगार पे, वो चर्चा नहीं करेगा। वो वहां से भाग खड़े होगा। वो चर्चा करेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, हिजाब, 3 तलाक, ये इस पे वो चर्चा करते हैं साहब। जनता के मूलभूत सुविधाएं जनता को मिले, जनता को इन सब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ समरसता का गढ़ रहा है साहब, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का सौहार्दपूर्ण वातावरण को अभद्र भाषा, जहरीली बोली, कटु वचन, जिस प्रकार का बोल बोल के यहाँ का बीजेपी के नेता खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हैं, और सभी चीजों को वो समझता है। छत्तीसगढ़ के इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को हम खराब होने नहीं देंगे। और बीजेपी के नेताओं को खैरागढ़ की जनता सबक भी सिखाएगी और जवाब भी देगी कि इस टाइप के कुकृत्य को छत्तीसगढ़ की जनता ना कभी पसंद करती है, ना आगे कभी पसंद करेगी। चिमनानी साहब, आपके पास आऊंगा। मिशन 2023 के लिहाज से आम चुनाव के मुकाबले ये उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ यहाँ पर खैरागढ़ माना जाता है, और आपने किस तरह से तैयारी की? ध्रुवीकरण के भी आरोप आप पर लग रहे हैं, और लगातार इसको लेकर जो राजनीतिक दल, मुख्य दल है कांग्रेस, सरकार में है, वो भी आप पर आरोप लगा रहा है। देखिए, चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, परिश्रम की पराकाष्ठा कार्यकर्ता करते हैं। इन चुनाव में भी ये परिश्रम देख करके कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। हर 3 किलोमीटर पे मुख्यमंत्री को सभा लेनी पड़ी है। और ये लोग जो भगवान राम को नकारते थे और कहते थे कि भगवान राम काल्पनिक है, उनका फोटो लगाया इन लोगों ने। और कांग्रेस पार्टी ने कुमार विश्वास जैसे कलाकार का भी उपयोग करने का प्रयास किया, उसकी रामनवमी पे एक सभा की जो पूरी तरीके से खाली रही। और तरह तरह के पैंतरे ये लोग अपना रहे हैं, क्योंकि दहशत है, डर है। 40-50 विधायक वहां बैठे हैं, क्या जरूरत थी? और मैं एक प्रश्न जो पूछ रहा था उसका जवाब अमित जी ने नहीं दिया। आपके चैनल को खैरागढ़ विधानसभा के जितने लोग सुन रहे हैं उन तक ये आवाज जाए कि जिला तो इनको बनाना पड़ेगा, चाहे ये जीते चाहे हारे, क्योंकि सरकार तो इनकी रहेगी। तो मेरा खैरागढ़ श्रीवास्तव जी, अगर हारते हैं तो भी जिला बनेगा क्या? मेरा खैरागढ़ की जनता से कहना है कि इनको जिताने के पीछे ना पड़े, जिला तो बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो आपको गिनवाया है। 3.5 साल में खैरागढ़ में इन्होंने झांक के नहीं देखा।
तो आप कांग्रेस को बिल्कुल ना चुने। जैसे पिछले बार तीसरे नंबर पे कांग्रेस रही थी, इस बार फिर तीसरे नंबर पे लेकर के आए उनको। बिल्कुल, ये जनता को तय करना है। अमित श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे यही है कि अगर आप हारते हैं तो जिला बनाया जाएगा क्या? संक्षेप में देखिए, उत्तर मैंने दीजिए। कहा ना कि भाजपा का कोई भी नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, उसमें जीएसटी नहीं लगता। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, एक एक कार्यकर्ता हमारा वहां पर भिड़ा हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ खैरागढ़ की जनता को अग्रिम बधाई देता हूं कि 17 तारीख के वो जिला बनने जा रहा है और हमारा एक नया रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। 71 विधायक हमारे हो जाएंगे और हम आगे भी विकास की मुख्य धारा से खैरागढ़ को इन्होंने 15 सालों तक नहीं जोड़ा, हम जोड़ेंगे साहब। और मैंने जैसा कहा ना कि जिस प्रकार से आप अगर इनसे बुनियादी मुद्दाओं पे बात करेंगे, लोगों की हमारी सरकार का एक ही ध्येय कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक कैसे उसका भला हो, कैसे सरकारी योजनाओं का उसको लाभ पहुंचे। फिर आज हम 50 बिस्तर का हॉस्पिटल बना रहे हैं। 15 सालों तक जहां के डॉक्टर साहब थे, वो डॉक्टर साहब खुद वहां पर खैरागढ़ की जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए, एक हॉस्पिटल नहीं खोल पाए और ये अपने विकास के नारे यहाँ पर ढोल पीट रहे हैं। तो आप देखिएगा जब जिस दिन 16 तारीख के रिजल्ट आएगा, बीजेपी की क्या स्थिति होने वाली है। जिस प्रकार से लगातार, और ये कह रहे थे कि पूरा प्रशासन लगा है, शासन लगा है, तो साहब पूरा इनके तो पूरे केंद्रीय मंत्री बंगाल में लगे थे। जब ये चुनाव लड़ते हैं तो इनको सब अच्छा लगता है। जब हम लड़ते हैं, प्रधानमंत्री जी 22 दिन कैंप करे थे यूपी में, उसके बाद 46 सीट इनकी कम हो गई। तीन जगह इनकी जमानत जब्त हो गई आजमगढ़ जिले में। उस पर भी तो इनको कुछ कहना चाहिए। लेकिन चुनाव होता है, ये बात अमित चिमनानी जी ने ठीक कहा। हमारा एक एक कार्यकर्ता उस रण को लड़ रहा है। खैरागढ़ की जनता वहां पर अब अपने कल मताधिकार का प्रयोग करके ये आशीर्वाद कांग्रेस के कैंडिडेट को देने जा रही है। तो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि देश का अमृत काल चल रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कर्तव्य काल है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो है जमीनी स्तर पर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहा है। राम अवतार तिवारी जी, आपके पास आऊंगा। अगर बात करें निषाद की, आदिवासी समाज की, गोंड की, सतनामी समाज की, तो आरोप इनके जिस तरीके से लगाए गए हैं सरकार पर, चाहे बीजेपी पर, उपेक्षा का आरोप ये वर्ग हमेशा लगाता रहा है। किस तरह से इनकी उपेक्षा होती रही है? देखिए, उपेक्षा नहीं होती रही है इस वर्ग की। वो आरक्षण में जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जो लिख के गए हैं, उसके बाद और ज्यादा संशोधन हुए, और ज्यादा अधिकार मिले हैं और हर राजनीतिक दल इस वर्ग का जो अधिक से अधिक वोट पाने के लिए और ज्यादा अधिकार, सम्मान और विकास के लिए रास्ते खुले हैं। सरकार किसी की भी हो, हर सरकार ने, चाहे वो प्रशासनिक पदों में हो, चाहे राजनीतिक पदों में हो, चाहे और भी सामाजिक क्षेत्रों में है, तो इस वर्ग का सम्मान तो हर राजनीतिक दल करने के लिए ललायित रहते हैं। और क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में, आदिवासी वर्ग निर्णायक भूमिका में है, अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग निर्णायक भूमिका में रही है। इसलिए इस वर्ग को संविधान में दिए अधिकार के अलावा भी मान सम्मान मिलता है। मुझे नहीं लगता इस तरह की उपेक्षा कोई भी राजनीतिक दल करने की साहस करेगा। दूसरी तरफ आप धर्म के नाम पर, राम के नाम पर जो वोट की बात है, तो हम अभी भी हिंदू मुस्लिम के अपेक्षा हम अपने विकास, अपने लोगों के विकास, अपने राज्य के विकास में अगर राजनीतिक दल ध्यान दें, राम से बड़ा राम का काम, तो अगर राम भगवान के नाम तो लीजिए, मगर राम से बड़ा राम के काम जो है, राम भगवान जिस तरह काम करके गए हैं, वैसे ही अगर काम करने की कोशिश राजनीतिक नेता, जनप्रतिनिधि करें, तो वैसी ही मान सम्मान, पूजा और वैसे ही सम्मान मिलेगा। अन्यथा आप राजनीति करते रहेंगे और राजनीति के लिए सब बातें करेंगे तो आपका मान सम्मान सब कम होगा, क्योंकि जनता अब समझदार है, वो सब देखते रहती है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। आज आप किसी मतदाता से पूछिए कि आप किसको वोट देना है, वो नहीं बताता, जानता है कि वो आदमी देख के बात कर रहा है। तो मतदाता तो को भी स्विंग वोटर से कह सकते हैं। अमित चिमनानी साहब, आपके पास आऊंगा। पारंपरिक तरीके से तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तकनीक का आप भरपूर उपयोग कर रहे हैं। स्विंग वोटर को साधने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है, जो बात राम अवतार तिवारी जी कर रहे थे?
विनाश के बीच का चुनाव है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 15 साल हमने जो काम किया और हिम्मत दिखाई कि हमने उसकी सूची भी जारी कर दी जी। लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को देखा कि पूरे चुनाव के कैंपेन में एक भी काम नहीं गिनाया और आज भी आधे घंटे की डिबेट हो गई, हमारे साथी प्रवक्ता ने एक काम नहीं गिनाया। इधर उधर की कहां की मोदी और उत्तर प्रदेश की बातें वो करने लग गए और भी पता नहीं चुनावी वादों की उन्होंने बात की। तो जब 3.5 साल का अवसर आपके पास था तब तो आपने कुछ नहीं किया और फिर अब फिर से चुनाव हो रहा है तो आप फिर नए वादे लेकर के आ गए। तो कांग्रेस पार्टी केवल ख्वाब दिखाने का काम करती है, केवल वो बोलती है, करती कुछ नहीं है। और बीजेपी ने करके दिखाया, उसको गिनाया भी। तो विकास और विनाश में जनता विकास को चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। चलिए, अंतिम प्रक्रिया अमित श्रीवास्तव जी आपकी, विकास को चुनेगी जनता, विनाश को नहीं चुनेगी। 2018 में विकास को चुन लिया है और विनाश को जिस प्रकार 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा है और जिस प्रकार से लगातार उपचुनाव में हमें जिता रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 16 तारीख के कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है खैरागढ़ में और 17 तारीख को खैरागढ़ जिला बनने जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद अमित चिमनाना जी आपका जुड़ने के लिए। अमित श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत धन्यवाद। राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अंतिम प्रक्रिया नदीम मेमन आपसे लेना चाहूँगा संक्षेप में कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां की है, 12 अप्रैल को कल यानी कि कल मतदान होना है, 16 को नतीजे आएंगे। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, पुलिस प्रशासन लगभग 22 कंपनियों के 2500 जवानों की तैनाती की है ताकि शांति प्रिय जो है ये मतदान हो। और अगर हम बात करें तो यहाँ सीधी टक्कर ग्राउंड जीरो पे अगर हमने जो देखा और जो जाना परखा, उस पे ग्राउंड जीरो पे कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर यहाँ पर है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि जिसकी सरकार होती है, सत्ता के अधीन ही उपचुनाव का परिणाम जाता है। हालांकि बड़े बड़े वादे और घोषणाओं के बीच कल जनता जो है वो मतदान करने वाली है और 16 तारीख के रिजल्ट आने वाला है। देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसे मोहर लगाती उन तमाम बड़े वादों को। चलिए, बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सियासी बिसात पर शहमात का खेल चल रहा है। कल 12 अप्रैल को मतदान होना है, 16 को नतीजे आएंगे और किसका सफाया होगा, किसका गढ़ बरकरार रहेगा, इसके नतीजे बताएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND 24।